Hello, my dear children. Today we are going to start with class 8 Science, Periwinkle, a book of science and technology, chapter number 5, that is conservation of biodiversity. So let's see what's there in this chapter. The learning outcomes of this chapter include describe biodiversity and threat to it, describe the methods of conservation of forest and wildlife, explain different types of ecosystem, explain the role of IUCN, describe the consequences of deforestation, and list endemic species. So biodiversity. Children, what do you understand by biodiversity? सबसे पहले तो हम जानते हैं कि हैबिटेट क्या होता है. हैबिटेट वो जगह होती है जहां एक ऑर्गेनिज्म रहता है. जैसे कि अगर हम बात करें पोलर बियर्स की, क्या पोलर बियर्स प्लेन्स में आके रह सकते हैं? नहीं रह सकते. उनको कैसा एनवायरमेंट चाहिए? उनको चाहिए बिल्कुल आइस से ढका हुआ एनवायरमेंट. तो वो उनका हैबिटेट है. मतलब पोलर आइस कैप्स, एंटार्क्टिका, ऐसी जगह जहां पे हर वक्त बर्फ जमी रहती है, वो उनका हैबिटेट है. वहीं अगर हम ह्यूमंस को कोशिश करें कि हम उनको एंटार्क्टिका में रखें, तो क्या वो रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे, क्योंकि उनकी बॉडी उस तरीके से अडेप्टेड नहीं है. तो उनका हैबिटेट क्या है? उनका हैबिटेट है प्लेन्स का एरिया, जहां पे समर्स भी हो, विंटर्स भी हो. सो अ प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव मेक्स इट्स हैबिटेट. Living and non-living things in a habitat of an organism form its environment. अब जितना living component important है, उतना ही non-living component भी important है. आपको अपने जीवन के लिए ऑक्सीजन की भी ज़रूरत है, वाटर की भी ज़रूरत है, सॉइल की भी ज़रूरत है, क्योंकि सॉइल ही वो चीज़ है जिस पे प्लांट्स जो है वो उगेंगे. अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो हमारे लिए खाने के लिए खाना नहीं होगा, और अगर खाना नहीं होगा तो हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी, और एनर्जी नहीं मिलेगी तो हम कोई भी काम नहीं कर पाएंगे. इसीलिए आप देखिए कि लिविंग वर्ल्ड और नॉन लिविंग वर्ल्ड जो है एक दूसरे पे डिपेंडेंट है. दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता है, और यही लिविंग कंपोनेंट जिसके अंदर हमारे प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, और वही नॉन लिविंग कंपोनेंट जिसके अंदर आता है सॉइल, वाटर, एयर, सनलाइट. ये दोनों के दोनों ही एक आपस में इंटरैक्ट करते हैं, और इसी इंटरैक्शन से बनता है हमारा इकोसिस्टम. तो इकोसिस्टम के अंदर बायोटिक कंपोनेंट भी होता है. बायोटिक एज द नेम इंडिकेट लिविंग, यानी कि प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और एबायोटिक मतलब जो कि नॉन लिविंग वर्ल्ड है, जैसे कि एयर, सनलाइट, वाटर. तो ये दोनों ही आपस में इंटरैक्ट करते हैं. इन दोनों के ही बैलेंस से बनता है इकोसिस्टम. Flora and fauna. Flora refers to the plants that are present in an area and fauna represents the animal world. जितने भी animals एक habitat में रह रहे हैं उसको हम बोलते हैं fauna, and the plants present in that area are called as the flora. The place where an organism lives is called its habitat. The living and non-living things in a habitat of an organism form its environment. Plants and animals are living component of the environment. They are known as biotic factors. वहीं अगर हम soil, air, water की बात करें तो ये abiotic factor है, और इन दोनों से मिलके बनता है ecosystem. तो अगर हम एक forest को देखें तो forest भी it is a very good example of an ecosystem, क्योंकि वहाँ पे छोटे से लेके बड़े प्लांट्स तक प्रेजेंट हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके जायंट एलिफेंट तक प्रेजेंट है, और वहीं वहाँ पे सॉइल भी है, एयर भी है, वाटर भी है. तो सब के सब आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं. सो फॉरेस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इकोसिस्टम. Flora and fauna refers to the animal and plant species belonging to a particular area. In the foothills of Himalaya, there are tall teak trees, animals like deer, foxes, tigers, leopards and monkeys, little rabbits jumping, but do not disturb them as they are much comfortable and happy in their own habitat. India encompasses a variety of climatic condition. आपको पता है कि इंडिया इज अ कंट्री ऑफ डाइवर्स क्लाइमेट. यहाँ पे डिफरेंट टाइप का क्लाइमेट प्रेजेंट है. इसी वजह से यहाँ पर आपको वास्ट वैरायटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स की देखने को मिलती है. Climatic variations make the country rich in flora and fauna, making it a mega biodiversity country. तो biodiversity का क्या मतलब है कि आप यहाँ पर बहुत सारे टाइप के ऑर्गेनिजम्स देखेंगे, डाइवर्स फॉर्म के ऑर्गेनिजम्स. बायो मीन्स लाइफ एंड डाइवर्स मीन्स मेनी टाइप. यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं. India has about 2.4% of total land area of the world, but it accounts for 8% in terms of total number of species found all over the world.
the majority of species occurring in certain biological rich zones of tropical forest. Accelerated increase in clearing of tropical forest area and decline in their plant diversity across the world has necessitated identifying biodiversity hotspots. तो हम hotspots क्या होते हैं? हम hotspots को identify करते हैं on the basis of number of endemic species जो वहाँ पर present होती हैं, and the degree of threat to the ecosystem for in situ conservation of biodiversity. Significance of biodiversity. Children, biodiversity हमारे well being के लिए, even plants के लिए, animals के लिए बायोडाइवर्सिटी के बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अब क्यों है, आइए देखते हैं. क्योंकि एक बायोडाइवर्सिटी ही है जो इकोसिस्टम को सपोर्ट करती है. बायोडाइवर्सिटी सपोर्ट इकोसिस्टम बाय प्यूरिफाइंग वाटर, बट दो through the continuous recycling of water, biodiversity maintains ecosystem services needed to sustain drinking water supplies. Organisms, ecosystem and ecological process supply us with oxygen. भाई आप देखो क्या है, प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहे हैं और फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट क्या है, ऑक्सीजन है. तो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और वहीं हम ये ऑक्सीजन क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, और हम एक्सेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और वो इट एक्ट्स एज अ रॉ मटेरियल फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो कि प्लांट्स अब्सॉर्ब करते हैं. तो हम क्या देख रहे हैं कि इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन्ड है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे एटमॉस्फेयर में. They help cycle carbon and fix nutrients. They enable plants to grow. They keep pests and diseases in check and help protect against flooding and to regulate the climate. Biodiversity is essential for healthy nutrition and provide plants, animals and microbial genetic resource necessary for food production and diversified balanced diet. तो plants जो हैं अपना खाना बनाते हैं, फिर उन्हें animals consume करते हैं, उसके बाद जब उनकी death हो जाती है तो decomposers उन्हें उनका जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल है उसको सिंपल सब्सटेंसेस में चेंज करके एटमॉस्फेयर से ली हुई चीज को वापस से एटमॉस्फेयर में रिटर्न कर देते हैं. सो ये एक साइकिल है बच्चों जो कि कंटिन्यूअसली चलती ही रहती है अगर हमें बायोडाइवर्सिटी के बारे में जानकारी हो तो. Biodiversity provide vital ecosystem functions such as soil fertilization, nutrient recycling, pest and disease regulation, erosion control, and crop and tree pollination. Biodiversity is essential to increase the resilience of communities and reduce their vulnerability in the face of shocks such as climatic change and natural diversities. Biodiversity loss destabilizes ecosystem that can regulate the climate and mitigation of floods. This leads to weakening of community resilience and their ability to adapt and protect the health and safety of their children. तो अगर हमें बायोडाइवर्सिटी के बारे में पता है, क्लाइमेटिक कंट्रोल्स के बारे में पता है, तो हमें पता चल जाता है कि कहाँ पे कैसा नेचुरल डिजास्टर जो है वो अक्कर कर सकता है और उससे हम बचाव के उपाय ढूंढ सकते हैं. Biodiversity is important and irreplaceable source for medicines and advance in understanding disease. तो हमें कोई डिजीज अगर स्प्रेड होती है तो उसको हम पहचान सकते हैं, हम उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं, उससे रिलेटेड मेडिसिन हम जनरेट कर सकते हैं फ्रॉम दीज प्लांट्स सोर्सेज. Plants, fungi, microbes and animals are the source of unique and innovative molecules that forms the basis for new medicines. तो कोई भी नई मेडिसिन अगर हमें डेवलप करनी है तो सबसे पहले तो हमें उन प्लांट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, वो किससे बने हैं, उनके मॉलिक्यूल्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए. उसके बाद एनिमल्स के मॉलिक्यूल्स उस पर कैसे रिएक्ट करेंगे वो सब हम इसी के थ्रू जान सकते हैं. बायोडाइवर्सिटी ऑल्सो प्रोवाइड्स मॉडल with which to study health and disease, contributing to improvement in treatment and survival rates. Threats to biodiversity. तो बच्चों मेजर थ्रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है? वो है हैबिटेट लॉस. भाई हमने क्या कर रहे हैं? वी आर क्लियरिंग ऑफ द फॉरेस्ट जस्ट टू सपोर्ट अ लार्ज इंक्रीजिंग पॉपुलेशन. अपनी पॉपुलेशन जो हमारी इंक्रीज हो रही है उसको सपोर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? हम फॉरेस्ट कवर को रिमूव कर देते हैं, जिसकी वजह से एनिमल्स का हैबिटेट लॉस होता है. दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव और जिसकी वजह से उनकी पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज हो जाती है. Then another threat is pollution, over-exploitation, invasive species and climatic change. तो आइए इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं.
तो हैबिटेट लॉस, एज द चिल्ड्रन आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, क्या होता है कि जब हमने फॉरेस्ट कवर रिमूव कर दिया तो एनिमल्स के पास रहने की जगह नहीं बचती, दे आर नॉट एबल टू अडेप्ट देमसेल्व्स टू द न्यू हैबिटेट, तो उनकी पॉपुलेशन जो है डिक्लाइन हो जाती है, जिसकी वजह से इकोसिस्टम में एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। Pollution. Addition of harmful chemicals to the environment results in pollution. एयर के अंदर अगर हम ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अगर ऐड होती है तो इट रिजल्ट्स इन पोल्यूशन। अगर आप फर्टिलाइजर्स अपने फील्ड्स में यूज़ करते हैं तो दे फर्टिलाइजर्स मेक देयर वे टुवर्ड्स द रिवर्स, जो कि वाटर पोल्यूशन को कॉज करते हैं। फॉरेस्ट कवर रिमूव कर देते हैं तो क्या होता है, जो अपर फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल होती है इट कैन बी इजिली इरोडेड बाय विंड एंड वाटर विच रिजल्ट्स इन सॉइल इरोजन। तो सॉइल का पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया, लैंड पोल्यूशन हो गया, ये सब बायोडाइवर्सिटी के लिए एक टाइप के थ्रेट है। न्यूट्रिएंट पोल्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज ड्यू टू फर्टिलाइजर्स ओवरयूज रिजल्ट्स इन यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, कि पानी में न्यूट्रिएंट कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमें वहाँ पे एल्गल ब्लूम देखने को मिलता है, वहाँ के एनिमल्स जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। Over exploitation, it involves removing organism at a faster rate than they can be replenished। जैसे कि हम प्लांट्स का तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन करते ही हैं, हम ट्रीज को रिमूव कर देते हैं, फॉरेस्ट कवर को रिमूव कर देते हैं, वैसे ही इंसान ज़्यादातर हंटिंग करते हैं, पोचिंग करते हैं, इलीगल हंटिंग। आपको पता है हमारी कंट्री में हंटिंग जो है वो बैंड है, लेकिन फिर भी लोग इलीगल हंटिंग करते हैं जिसको हम बोलते हैं पोचिंग। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि एंडेंजर्ड हो गए हैं, जैसे कि टाइगर हैं, इनकी पॉपुलेशन और कम हो जाएगी और एक दिन ऐसा आएगा जब ये अर्थ के फेस से वाइप आउट हो जाएंगे। तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन से हमें बचना चाहिए क्योंकि ये भी इट इज़ अ थ्रेट टू द बायोडाइवर्सिटी। Illegal commercial hunting is called poaching. There are two types of hunting: killing animals for food and sport, and killing animals to sell their meat, fur, horns, tusks, etc. Invasive species. Invasive species बच्चों वो organisms होते हैं जो कि हमारे उस जगह के, उस हैबिटेट के नेटिव नहीं होते हैं, उनको हम बाहर से लेकर आते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं उस एनवायरनमेंट में। तो फिर क्या होता है, जो नेटिव स्पीशीज होती हैं उनको compete करना पड़ जाता है फॉर देयर सर्वाइवल, जिसकी वजह से उनका रेट जो है, उनकी पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज हो जाती है। Invasive species can cause great economic and environmental harm to the new area. Increased mobility and trade has resulted in introduction of invasive species, while the other threats are direct results of human population growth and resource use. Science in context. Climatic changes such as ice age has been a major cause for extinction of animals such as dinosaurs and woolly mammoth. However, in recent past human activities such as deforestation, hunting, poaching, global warming, excessive use of insecticides, fertilizers, pesticides have all contributed to the extinction of animals. डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज। तो बच्चों क्या है कि हमारा फॉरेस्ट जो है, फॉरेस्ट एक नेचुरल रिसोर्स है। अगर हम किसी लैंड को एज इट इज़ अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं तो वहाँ पे फॉरेस्ट कवर अपने आप से डेवलप हो जाता है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन हम फॉरेस्ट कवर को रिमूव कर देते हैं, हम ट्रीज को काट देते हैं। दिस रेकलेस कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इज कॉल्ड एज डिफॉरेस्टेशन। और इसके क्या क्या कॉजेज हैं आइए देखते हैं। डिफॉरेस्टेशन इज मेनली डन फॉर द फॉलोइंग रीजन। सबसे पहले घर बनाने के लिए, फैक्ट्रीज बनाने के लिए हम फॉरेस्ट कवर को रिमूव करते हैं, अपनी पॉपुलेशन को शेल्टर प्रोवाइड करने के लिए हम फॉरेस्ट कवर को रिमूव कर देते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो एनिमल्स है उनका नेचुरल हैबिटेट जो है वो लॉस्ट रह जाता है। फॉर एग्रीकल्चर, हम एग्रीकल्चर करने के लिए, अपने फील्ड्स में खाना उगाने के लिए, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, उसको सपोर्ट करने के लिए हमें खाना भी ज़्यादा उगाना पड़ेगा, तो एग्रीकल्चर के लिए भी हम फॉरेस्ट कवर को रिमूव करते हैं। टू गेट वुड विच इज़ यूज्ड एज फ्यूल फॉर मेकिंग फर्नीचर्स, पेपर्स, शिप्स एंड इन कंस्ट्रक्शन। उसके बाद ओवरग्रेजिंग बाय कैटल्स इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। आप अपने कैटल्स को ऐसे ही छोड़ देते हैं जिसकी वजह से वो ओवरग्रेजिंग करते हैं और फॉरेस्ट कवर जो है वो रिमूव हो जाता है।
Forest fires, floods, droughts, disease and several pests are some natural causes of deforestation. Consequences of deforestation. भाई अगर डिफॉरेस्टेशन इसी हिसाब से चलता रहेगा तो हमें बहुत ही डेंजरस टाइप के कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन की वजह से ही रेनफॉल भी अफेक्ट होगी। आपको पता है कि जो ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, दे हेल्प इन मेंटेनिंग द वाटर साइकिल। ये वाटर जब ऊपर इवेपोरेट होके अपर एटमॉस्फेयर में जाता है, वहां जाके ये कूल डाउन हो जाता है एंड इट फॉर्म क्लाउड्स, और फिर ये रेनफॉल की फॉर्म में अर्थ पे वापस रिटर्न होता है। और अगर ट्रीज ही नहीं होंगे तो रेनफॉल कैसे होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, वो सॉइल को बहुत अच्छे से बाइंड करके रखते हैं। जो रूट्स होती हैं उनकी, वो सॉइल पार्टिकल्स को पकड़ के रखती है। लेकिन अगर प्लांट्स ही नहीं होंगे, रूट्स ही नहीं होंगी, तो सॉइल, द टॉप लेयर, फर्टाइल लेयर ऑफ द सॉइल कैन बी इजिली वाइप्ड ऑफ बाय द वाटर एंड विंड, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन हो जाएंगे। तो लैंड जो है वो बैरन होता जाएगा, फर्टिलिटी लूज कर देगा अपनी। Rainfall and fertility of soil decreases, resulting in increased chances of natural calamities like floods and drought. It increase the ambient temperature. Temperature जो है वो बढ़ने लगेगा, क्योंकि water cycle भी हमारी affect होगी, rainfall नहीं होगी। Is usually the ambient temperature is usually the room temperature or the temperature of air surrounding a component under consideration such as computer. The groundwater level plunges and entire balance of nature get disturbed. जब रेनफॉल नहीं होगी तो पानी ग्राउंड में सीक डाउन नहीं करेगा, सो ग्राउंड वाटर लेवल भी अफेक्ट होगा इससे। इट कॉजेज अ डिक्रीज इन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। जब रूट्स ही नहीं है, सॉइल पार्टिकल्स को कौन होल्ड करे, तो फिर क्या होगा, जो टॉप लेयर ऑफ द सॉइल है उसके अंदर वाटर अब्सॉर्बिंग कैपेसिटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। As a result, the infiltration rate or the movement of water from soil surface into ground is also reduced. This again causes floods. Deforestation changes in soil properties, makes the soil poor in nutrient and texture. Fewer trees result in soil erosion. Hard and rocky layer of soil are exposed with the removal of top layer. Gradually the fertile land get converted into deserts. तो यही होगा, अगर रूट्स नहीं हैं प्लांट्स की होल्ड करने के लिए सॉइल को, तो टॉप लेयर ऑफ सॉइल जो कि फर्टाइल होती है वो इजिली वॉश डाउन हो जाएगी बाय वाटर एंड विंड। तो क्या होगा, वो लैंड बैरन हो जाएगा, डेजर्ट्स बनने लगेंगे एंड दिस इज कॉल्ड एज डेजर्टिफिकेशन। प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा एटमॉस्फेयर में, जो कि कॉज विल बी अ कॉज फॉर ग्लोबल वार्मिंग। अर्थ का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से पोलर आइस कैप्स जो है वो मेल्ट आउट करने लगेंगी, जिसकी वजह से सी का लेवल बढ़ जाएगा। लोअर सबलाइंग एरियाज जो हैं वो सबमर्ज हो जाएंगे पानी में। एंडेंजर्ड स्पीशीज। नाउ चिल्ड्रन, एंडेंजर्ड स्पीशीज क्या होती हैं? एंडेंजर्ड स्पीशीज वो होती हैं जो कि है एक वर्ज पे, जो कि खत्म होने की कगार पर है। ऐसी स्पीशीज को हम कहते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ बिकॉज ऑफ द ओवर एक्सप्लॉयटेशन। हमने हंटिंग करी, रेकलेस हंटिंग करी, इलीगल हंटिंग करी, प्लांट्स की, ट्रीज की और एनिमल्स की, जिसकी वजह से क्या होता है, उनकी जो पॉपुलेशन है वो कम होने लग गई और वो एंडेंजर्ड स्पीशीज में एंटर कर गए। All the species are categorized into 5 categories. कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? एक्सटिंक्ट स्पीशीज, एंडेंजर्ड स्पीशीज, थ्रेटन्ड, एंडेमिक एंड वल्नरेबल स्पीशीज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सटिंक्ट स्पीशीज के बारे में। एक्सटिंक्ट स्पीशीज बच्चों वो हैं जो कि अर्थ के फेस से वाइप आउट हो चुकी हैं, मतलब जो अर्थ से खत्म हो चुकी हैं। ऐसी स्पीशीज को हम बोलते हैं एक्सटिंक्ट स्पीशीज, जैसे कि डोडो बर्ड, डायनासोर्स, वुली मैमथ। तो ये क्या है? ये अर्थ पे अब प्रेजेंट नहीं है, तो इनको हम बोलते हैं एक्सटिंक्ट स्पीशीज। एंडेंजर्ड स्पीशीज, एंडेंजर्ड स्पीशीज बच्चों वो हैं कि जिनको हमने ध्यान नहीं दिया तो ऐसा एक दिन आएगा कि वो भी अर्थ के फेस से वाइप आउट हो जाएंगी, मतलब उनकी भी प्रजाति खत्म हो जाएगी। ऐसी स्पीशीज को हम बोलते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज, जैसे कि ब्लू व्हेल, एशियाटिक लायन, रेड जायंट पांडा, कश्मीर स्टैग्स, टर्टल्स, वल्चर्स, डॉल्फिन्स, पिंक हेडेड डक्स। ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? एंडेंजर्ड स्पीशीज के। देन थ्रेटन्ड स्पीशीज, थ्रेटन्ड स्पीशीज वो हैं जो कि आर ऑन अ वर्ज टू गेट
देयर वे इनटू द एंडेंजर्ड स्पीशीज। जो एंडेंजर्ड स्पीशीज के अंदर आने वाली हैं, ऐसी स्पीशीज को हम बोलते हैं थ्रेटेंड स्पीशीज। सम स्पीशीज ऑफ क्रेन, ग्रेट बस्टर्ड, some of the examples of threatened species are crane, great bustard, partridge, green pigeon, hornbill, swamp deer have either become exceedingly scarce or are threatened with extinction. Vulnerable species, जैसे कि बच्चों हिप्पोपोटामस होता है, ये ऐसी स्पीशीज हैं जो कि अगर हम अभी भी इनका रिप्रोडक्शन नहीं देखेंगे या हम अगर देखें इनको हम ध्यान नहीं देंगे तो ये एंडेंजर्ड हो सकती हैं। तो ऐसी स्पीशीज को हम बोलते हैं वल्नरेबल स्पीशीज। एंडेमिक स्पीशीज बच्चों वो होते हैं, वो ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज होते हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाए जाते हैं, जैसे कि कैंगरूज। कैंगरूज आपको ऑस्ट्रेलिया में ही मिलेंगे। क्या इंडिया में आपको कैंगरू देखने को मिलता है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो एक एंडेमिक स्पीशी है जो हमें सिर्फ और सिर्फ उसके नेटिव लैंड में ही मिलेंगे। दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर एल्स। Sal, wild mango are examples of endemic flora of Panchmarshi Biosphere Reserve. In India, pygmy hog and hoolock gibbon are endemic to Assam, while the insectivorous pitcher plant is endemic to Meghalaya. ये आपको मेघालय में ही मिलेंगे, उसके अलावा और कहीं नहीं देखने को मिलेंगे। The existence of endemic species is often threatened due to introduction of exotic species from some other geographic area. कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। चिल्ड्रन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करें, उसको कंजर्व करें। ऐसा क्यों है? क्योंकि दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस। अगर हम इसी तरीके से फॉरेस्ट कवर को रिमूव करते रहेंगे, डिफॉरेस्टेशन करते रहेंगे, तो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा और हमारा सर्वाइवल अर्थ पे मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जितनी भी स्पीशीज़ हैं जो अर्थ पे प्रेजेंट हैं उनको कंजर्व करें, उनको प्रोटेक्ट करें। फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फ्लोरा एंड फौना एज वेल एज देयर हैबिटेट, प्रोटेक्टेड एरियाज, तो गवर्नमेंट ने क्या किया है? प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए हैं, जैसे कि सैंचुरीज, नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स। ऐसी चीज़ें गवर्नमेंट ने रूल बना दिया है कि हम वहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं वो नहीं होंगी और वहाँ पर ऑर्गेनिजम्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा इन देयर नेचुरल हैबिटेट। There are many wildlife sanctuaries, national park and biosphere reserves in India. Plantation, cultivation, grazing, hunting, felling of trees and poaching are prohibited here. तो यहाँ पर natural species को उनके natural environment में ही preserve किया जाता है। यहाँ पे किसी भी तरीके की human activity जो है वो prohibited रहती है, ताकि जितनी भी ये wildlife organisms हैं ये flourish कर सके, reproduction के through अपनी genera को बढ़ा सकें। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बच्चों एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे वाइल्ड लाइफ को हम प्रोटेक्ट करते हैं। यहाँ पे किसी भी तरह की पोचिंग अलाउड नहीं होती, ह्यूमन एक्टिविटी भी यहाँ पे अलाउड नहीं होती है। A wildlife sanctuary is an area in which wild animals are protected. Hunting, poaching are prohibited in wildlife sanctuaries. More than 500 wildlife sanctuaries have been established in different parts of India. They have been identified, taking into consideration the endangered species of animals and their habitat, the visiting places of migratory birds. तो यहाँ पर ऐसी species को preserve किया जाता है जो endangered हो गई हैं, उनको यहाँ पर free छोड़ा जाता है ताकि वो अपने natural habitat में रह सके और अपनी population को बढ़ा सके। Wild animals such as black bug, white-eyed bug, elephant, golden cat, pink-headed duck, घड़ियाल, marsh crocodiles, python, one-horned rhinoceros, etc. are being preserved and protected in wildlife sanctuaries. तो कुछ important wildlife sanctuaries हैं: चिलिका लेक बर्ड सेंचुरी, पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड भारतपुर बर्ड सेंचुरी। नेशनल पार्क्स, तो चिल्ड्रन नेशनल पार्क भी बहुत बड़े एरियाज होते हैं जो कि हम गवर्नमेंट ने बनाए हैं फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज, लेकिन यहाँ पर ह्यूमंस का जाना अलाउड है फॉर द पर्पस ऑफ रिक्रिएशन, फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन। लेकिन यहाँ पर भी इलीगल हंटिंग या फिर रेकलेस कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज जो है वो प्रोहिबिटेड है।
There are more than 100 national parks in India. Some important are Jim Corbett National Park, जो कि उत्तराखंड में है, काजीरंगा नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क एंड बंधवगढ़ नेशनल पार्क। बायोस्फीयर रिजर्व्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स बच्चों ये भी प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं जहां पे वाइल्ड लाइफ जो है अपने नेचुरल हैबिटेट में रह सकती है अलोंग विद द ट्राइबल पीपल। यहाँ पे बहुत सारी आपको पता है कि जो एरियाज होते हैं वहां पे ट्राइबल पीपल रहते हैं, तो उनको हम डिस्टर्ब नहीं करते, वी अलाउ देम टू लिव इन देयर ट्राइब्स एज सच उस एरिया में। Biosphere reserves contributes to the preservation of region's biodiversity and culture. It may also contain other protected area. Government establishes rule, methods and policies to protect and conserve biodiversity as well as created protected areas such as wildlife sanctuaries, national park, biospheres and so on. तो यहाँ पर जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि प्लांटेशन हो गया, कल्टीवेशन हो गया, फेलिंग ऑफ ट्रीज हो गया या फिर हंटिंग हो गया, ये सब प्रोहिबिटेड है। हम यहाँ पर डिस्टर्बेंस नहीं करते हैं। जो जितने भी ट्राइब्स यहाँ रहती हैं वो अपने नेचुरल हैबिटेट में एज सच ही रहते हैं, दूसरा ह्यूमन इंटरफेरेंस यहाँ नहीं होता है। देयर आर 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया। सम आर नंदा देवी जो कि उत्तराखंड में है, पंचमारिच जो कि मध्य प्रदेश में है, कास्चिनजोंगा सिक्किम में है और मनस जो कि असम में है। रेड बुक डाटा, तो चिल्ड्रन इंटरनेशनल कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि IUCN, इन्होंने एक लिस्ट ऑफ बुक मेंटेन करी है जिसका नाम है रेड डाटा बुक। इस बुक के अंदर रिकॉर्ड होता है एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स का। There are different red data books for plants, animals and other species. Migration. Children, migration is the seasonal movement of certain organisms to escape the harsh weather conditions. आपने देखा होगा साइबेरियन क्रेन जो हैं वो माइग्रेट करते हैं, बहुत दूर दूर का डिस्टेंस कवर करते हैं जस्ट टू एस्केप द हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन। कुछ फिशेस ऐसी होती हैं जो रहती तो समुद्र में हैं लेकिन रिवर्स में आती हैं फॉर द पर्पस ऑफ देयर लेइंग देयर एग्स, और उसके बाद वापस से वो अपने एरिया में अपने नेचुरल हैबिटेट में रिटर्न कर जाती हैं। सो माइग्रेशन कैन बी फॉर द टू एस्केप द क्लाइमेटिक कंडीशंस या फॉर लेइंग द एग्स for the purpose of reproduction. Migration is the seasonal movement of animals from one habitat to another. Fishes, eel, locusts and birds are migratory animals. Like human beings, birds too migrate from one place to another. Migratory birds fly very far each year because of climatic changes, especially for laying eggs since the weather in their natural habitat become very cold. तो इसमें हम एक एग्जाम्पल देख सकते हैं मोनार्च बटरफ्लाई का, जो कि अपना समर्स जो हैं वो तो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कनाडा में बिताती हैं और उसके बाद विंटर्स के लिए वो आ जाती हैं कहाँ पर, साउथ में फॉर द विंटर। दे ट्रैवल थाउजेंड्स ऑफ माइल, सम ऑलमोस्ट 2900 किलोमीटर फ्रॉम कनाडा टू मैक्सिको। तो इतना लंबा एरिया वो ट्रैवल कर कर आते हैं जस्ट टू एस्केप द हार्श वेदर कंडीशंस। दे माइग्रेट टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड। रिफॉरेस्टेशन, तो चिल्ड्रन अगर हम रेकलेस कटिंग डाउन ऑफ ट्री करते रहेंगे तो क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा। डिफॉरेस्टेशन का जो सबसे अच्छा सोल्यूशन है वो है रीफॉरेस्टेशन, जिसे हम एफॉरेस्टेशन भी कहते हैं। इसमें जितने प्लांट्स आप रिमूव करते हो, जितने ट्रीज आप रिमूव करते हो, उतने ही पेड़ हमें और उगाने चाहिए ताकि इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो बना रहे। The trees so planted are usually of the same species in the which inhabited those forests. Care should be taken that number of trees planted should be as many as being cut. तो जितने आप पेड़ काटें उतने ही अगर आप उगाते हैं तो हमें आगे जाके प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, क्योंकि ये वाले प्लांट्स जो हैं वापस से तैयार हो जाएंगे टू अब्सॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, गिव अस ऑक्सीजन। Human beings have no role in the natural reforestation. The plantation of more trees can gain the green wealth for the generations to come. Now look into science in context. Production of paper is one of the major cause of deforestation. Hence we should always try to save paper instead of wasting it.
पेपर कैन बी रिसाइकल्ड अबाउट 6 टाइम्स, तो हम एक पेपर को रिसाइकिल कर सकते हैं 6 बारी। तो इससे बेटर यही है कि हम पेपर को बार बार रिसाइकिल करके यूज कर लें, ना कि दोबारा से वुड का यूज किया जाए फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर। If each one of us even saves at least one sheet of paper, then imagine the number of trees that could be saved from being cut. At the same time, other resources and energies would be saved. Have a look on new words, children. Biodiversity, the variety of plants and animals in our habitat and their interaction. Deforestation, cutting down of trees on a large scale. Flora, the plant species of our habitat. Fauna, animal species of the particular habitat. Reforestation, act of planting new trees in an area or region where they were cut down previously. Species, a group of population that are capable of interbreeding. Endangered species, plants and animal species that are in danger of becoming extinct in the near future. See the wrap up, children. Flora and fauna on a particular region and their interaction with one another is called biodiversity. Plants and animals are essential for the survival on the earth as they provide food and help regulate climate. Deforestation is a great threat to biodiversity. Wildlife sanctuaries, national park and biosphere reserves are protected regions to preserve certain species. Red Data Book contains a record of endangered species. Reforestation is restocking of destroyed forests by planting new trees. Recycling paper is one of the way of conserving trees because paper is made mainly from pulp of trees. Let's start with the exercise, children. Tick the correct option. In which of the following states is Jim Corbett Park located? बताओ कहाँ located है? It is located in Uttarakhand. Which of the following is endangered species of animals? तो इसमें आपका animals कौन से हैं? Crocodiles. A biosphere reserve is meant for conservation of biodiversity. The organization that maintains Red Data Book is IUCN. इसी तरह बाकी के जो लेफ्ट ओवर हैं वो आप अपनी प्रैक्टिस नोटबुक में प्रैक्टिस करेंगे. See the next one. What do black bug, elephant, python, golden cat together represent in a forest? बताओ जल्दी से किसको represent करते हैं ये? They all represent the fauna of the area. Wild buffalo is endangering species. Endangering क्यों है? क्योंकि उनकी population जो है वो diminish हो रही है. So इसका है first one. Like this, ये दोनों parts आप अपनी practice notebook में practice करेंगे. Which of the following feature is correct for a wildlife sanctuary? It is artificially created protected area for animals. It is protected area for threatened and endangered wild animals. It is meant for conservation of only plant species. Capturing and poaching of animal is strictly prohibited here. तो ये एक protected area है for the threatened and endangered wild animals. Which statement is incorrect about endangered species? Their number have decreased drastically. They might become extinct in the near future. They pose danger to other animals. Their natural habitat need to be protected. तो इसके लिए कौन सी incorrect है? They pose a danger to other animals. Like this, बाकी का आप अपनी practice notebook में practice करेंगे. See the 15th one. Migratory birds fly far away places during a particular time of year. Which of the following conditions present in their habitat that during that time are responsible for this behavior? So unavailability of food, extreme weather conditions, lack of nesting area, overcrowding. तो इसमें बच्चों कौन सी हैं? इसमें है फर्स्ट एंड सेकेंड. तो हम यहाँ पर बी वाले को मार्क करेंगे. Now have a look on fill in the blanks. Felling of trees is responsible for, बताओ किसके लिए responsible है? It is responsible for deforestation.
The species of plants and animals found in particular region are called as endemic species. The movement of animal species from one place to another due to unfavorable condition is called migration. The Red Data Book contains a record of endangered species. Dash is the genetic, species and ecological diversity of organism in a given area, biodiversity. तो इस तरीके से आप बाकी के क्वेश्चंस जो हैं अपनी प्रैक्टिस नोटबुक में प्रैक्टिस करेंगे. Now state whether true or false. Reforestation causes desertification. क्या ये सही बात है? नहीं, this is wrong. So you will write false here. Red Data Book consists of a list of extinct plant and animals. नहीं, वो endangered plants और animals के बारे में बताती है. Fauna includes all the plant species. नहीं, ये भी false है. Woolly mammoth became extinct due to human interference with the nature. नहीं, ये भी false है. Paper can be recycled. Yes, this is true. There can be a wildlife sanctuary within a biosphere reserve. Yes, again this is true. बाकी के क्वेश्चंस आप अपनी प्रैक्टिस नोटबुक में चिल्ड्रन प्रैक्टिस करेंगे. With this, we have come to the end of this chapter. Hope you have understood this chapter nicely. Stay tuned for the next video. Till then, goodbye.